नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरु यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज आधुनिक भारत में प्रवेश कर रहे हैं। इसके पीछे हम लोगों ने मध्यकालीन और प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ लिया है। तो इसमें हम लोग का पहला टॉपिक है उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य। आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो जो मुगल काल के बाद आपका अर्थात औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो कार्यकाल रहा उसको बोला गया उत्तर मुगल काल। ठीक है, तो इसमें देखिए वही बात है कि जो आपका औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है वो भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का पदार्पण हुआ जिसको उत्तरोत्तर मुगल काल कहा गया। औरंगजेब के 3 पुत्र थे और तीनों अलग अलग क्षेत्र में आपका शासन करते थे। जैसे एक था आपका मुअज्जम जो काबुल के क्षेत्र में पदस्थापित था, आजम जो था गुजरात में था, काम बख्श जो था वो बीजापुर में स्थापित था। अब देखिए पदस्थापित होने के साथ साथ क्या होता है कि जैसे ही मृत्यु होती है तो इन लोगों में साम्राज्य को विभाजित करने का प्रस्ताव होता है। तो एक चीज़ यहाँ याद रखेंगे, एक है आपका दीन पनाह की उपाधि किसने धारण किया था, तो ये काम बख्श ने आपका उपाधि धारण किया था दीन पनाह का। आगे देखेंगे तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम ने साम्राज्य को विभाजित करने का प्रस्ताव किसको रखा था, आजम को, लेकिन आजम ने उसे ठुकरा दिया और युद्ध करने का निर्णय किया, जिसमें कि आपका आजम मारा जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? जून 1707 में होता है। आगरा के पास जाजों में मुठभेड़ हुआ और इसमें आपका मारा गया आजम। तो उत्तराधिकारी के जो युद्ध हुआ उसमें आपका मुअज्जम अर्थात बहादुर शाह देखेंगे तो बहादुर शाह का साथ दिया था, अर्थात मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसे शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। तो शाह आलम या फिर बहादुर शाह प्रथम दोनों एक ही हैं। आगे देखेंगे तो हैदराबाद में अब जो बीजापुर था, जो आपका के निकट काम बख्श बहादुर शाह से हार गया। काम बख्श जो आपका बीजापुर का था उसको भी हरा दिया बहादुर शाह ने, और घावों के कारण 13 जनवरी 1709 के आरंभ में उसकी मृत्यु हो गई। फिर आता है जहांदार शाह। जहांदार शाह 1712 से 13 तक आपका शासनकाल रहा। इसने कह रहा है कि जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी और मालवा का गवर्नर बना दिया था जयसिंह को। जहांदार शाह ने अजीत सिंह को महाराज की पदवी दी एवं गुजरात का गवर्नर बना दिया। फिर आपका जुल्फिकार खां जो है, ये क्वेश्चन आया हुआ आपका, जुल्फिकार खां को जहांदार शाह का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। तो जहांदार शाह का प्रधानमंत्री कौन था आपका? जुल्फिकार खां। जहांदार शाह लाल कुंवर नामक स्त्री से प्रभाव में था, तो लाल कुंवर भी नाम याद रखेंगे। जहांदार शाह जो था वो लाल कुंवर नामक स्त्री के साथ प्रभाव में रहा। आगे देखेंगे तो जो फर्रुखसियर हुआ, फर्रुखसियर कमेंट करके बताएंगे इन सभी का उपनाम क्या दिया गया है, भारतीय इतिहास में इन लोगों को क्या बोला गया है। ठीक है, तो देखिए फर्रुखसियर जो है वो आपका अजीमुसंसान का पुत्र था। यह सैयद बंधुओं की सहायता से दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने अक्टूबर 1720 में सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। और उसके बाद आता है 1719 से 48 तक आपका शासनकाल रहा मोहम्मद शाह का। इसने निजामुल मुल्क को अपना वजीर बनाया था। इसमें मोहम्मद शाह मुगल सम्राट जो मोहम्मद शाह था वो शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण किया था और दिया था। तो यहाँ ये क्वेश्चन तो पीछे भी हम लोगों ने देखा है। आगे देखेंगे तो शहादत खां जो है उसका असली नाम क्या था? शहादत खां का वो मोहम्मद अमीन था। तो असली नाम याद रखिएगा, शहादत खां का असली नाम मोहम्मद अमीन हो जाएगी। और आगे देखेंगे हम लोग इसमें तो आपका 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह जो एक ईरानी था तथा मुगल सेना के मध्य करनाल का युद्ध हुआ। इसमें नादिर शाह के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किया था खान ए दौरा। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, आपका करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में, 24 फरवरी 1739 में हुआ। आगे देखेंगे तो कह रहा है 20 मार्च 1739 को नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया एवं भयंकर कत्लेआम का आदेश दिया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। नादिर शाह 15 मई 1739 को वापस लौट जाता है पुनः ईरान की तरफ। लौटते वक्त वह अपने साथ इतना धन ले गया कि अगले 3 वर्ष तक नादिर को अपने राज्य में नए कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ जो भी आया लूट कर सब ले गए। ये तो पूरे भारत की कहानी रही है कि जितने भी यहाँ बाह्य आक्रमणकारी हुआ वो सब यहाँ से लेकर ही गए। ठीक है, तो यहाँ नादिर शाह भी ले गया जिसको कि
कोई आगे चलकर धन की आवश्यकता नहीं पड़ी, राज्य में कोई कर नहीं लगाया 3 सालों तक। आगे है कि भारत की कमजोर स्थिति से प्रेरित होकर 1748 से 62 के बीच आपका अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। फिर 14 जनवरी 1761 को अब्दाली तथा मराठों के मध्य पानीपत का युद्ध, जिसमें सदाशिव राव भाव के अधीन लड़ा था, जिसमें मराठों की पराजय हो गई थी। तो यहाँ पर 1761 में पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ? तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये पानीपत का तृतीय युद्ध है जो 1761 में हुआ था, याद रखेंगे। इसमें आपका मराठों का नेतृत्व किया था सदाशिव राव भाव, और इसमें अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो कह रहे हैं कि तख्ते ताउस, जो आपका मयूर सिंहासन था, उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका तख्ते ताउस पर, अर्थात मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक, मुगल शासक जो था वो कौन था? तो आपका मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय जो है, जिसका शासनकाल आप देखिए 1759 से 1806 के समय। पलासी का युद्ध हुआ कब? 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764 में, जिसके बारे में बोला जाता है कि ये जो युद्धें हुई ये ब्रिटिश शासन का रास्ता खोल दिया था भारत में। आगे देखिए है गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। अर्थात कादिर खान जो है गुलाम, इसका कादिर खान, ये गुलाम कादिर खान ने 1806 में जो है शाह आलम द्वितीय का हत्या करवा दिया। आगे देखेंगे तो कह रहा है कि शाह आलम द्वितीय जो है वो अली गौहर इसका नाम था, कि शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह का नाम था अकबर द्वितीय। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह के रूप में अकबर हुआ। मुगल शासक अकबर द्वितीय जीवन भर अंग्रेजों का पेंशन बनकर रहा। बहादुर शाह द्वितीय जो है 1837 से 57 तक अंतिम मुगल शासक। तो क्वेश्चन आता है अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, तो यहाँ बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था, जो जफर उपनाम से कविताएं लिखता और शायरी भी किया करता था। तो यहाँ याद रखने का एक बनता है, चूँकि आता रहता है क्वेश्चन, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक, जो आपका 1857 तक इसका शासनकाल, अर्थात याद रखेंगे। इसके बाद सिपाही विद्रोह आती है, तो उससे इसका इन सभी का जो अस्तित्व था वो पूर्ण रूप से खत्म होता है। तो 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया। 1857 को औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। यहीं पर ये जो 1857 में समाप्त हो जाती है। अब अगला टॉपिक इसमें आपका है, देखिए भारत में अब यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन सबसे पहले किस प्रकार हुआ था? तो सबसे पहले आपका पुर्तगाली आए थे, फिर आपका डच आए थे, फिर आपका अंग्रेज आए थे, फिर आपका डेनिश आए, और उसके बाद फ्रांसीसी आए। तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। उसके बाद से डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी आए। फिर देखिए वास्को डी गामा ने 17 मई कब आया था आपका? तो वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाली था एक। तो यही जो है 17 मई, डेट याद रखिएगा, 17 मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नई समुद्र मार्ग की खोज किया था। फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 में भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। अर्थात प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था आपका? फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। फिर इसके बाद आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो आपका 1509 में भारत के पुर्तगालियों का वायसराय बना। आगे देखेंगे तो अल्बुकर्क जो है वो 1510 में बीजापुर के शासक जो था यूसुफ आदिल शाह को, उसको पराजित करके वहाँ गोवा पर अधिकार कर लेता है। तो ये गोवा को जीत लेता है अल्बुकर्क, 1510 में बीजापुर को अपने अधिकार में ले लेता है। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी आपका? कोचीन में खोली थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। आया था कहाँ आपका? गुजरात में। ये सब कहानी हुई गोवा के आसपास में, जीता क्षेत्र। लेकिन ये जो कोठी बनाता है पहला, ये कहाँ बना लेता है? कोचीन में। ठीक है, अब देखिए कर्नेवालिस द हस्तमान 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। तो डच के बारे में देखिए आपका कौन था? कर्नेलिस द हस्तमान। कर्नेलिस द हस्तमान जो है ये प्रथम
डच नागरिक था। कब आया था? 1596 में। डचों द्वारा व्यापार की आधारशिला भारत में रखने का श्रेय 1592 ईस्वी में एम्स्टर्डम की व्यापारिक कंपनी को जाती है। डचों ने 1602 ईस्वी में पूर्व से व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था 1602 में। आगे देखेंगे हम लोग, आगे फैक्ट्स की ओर बढ़ेंगे तो आता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य प्रशासनिक केंद्र जो था वो था आपका बटाविया में स्थित था। आगे देखेंगे तो कोरोमंडल तट पर मुसलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। 1688 ईस्वी की गौरवपुर क्रांति जो हुआ था 1688 में, इसमें विलियम जो है इंग्लैंड का राजा बन गया और अंग्रेज डच का जो संबंध था वो अच्छे हो गए, सुधर गए। डच भारत से क्या क्या आपका निर्यात करते थे, ले जाते थे? तो नील, सोरा और सूती वस्त्र, ये डचों का था ले जाने का यहाँ से। बेदरा का युद्ध होता है अंग्रेज और डचों के बीच। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि अंग्रेज और डचों के बीच कौन सा युद्ध? बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में, ठीक है। अंग्रेज ने पूर्ण रूप से डचों को 1795 में भारत से बाहर कर दिया था। माने कि जब लड़ा भाई तो उलट पलट के भेज दिया। माने 1759 को पलटेंगे तो आपका 95 आ जाएगा। तो मतलब अंतिम रूप से याद रखने के लिए बताया, 1795 में जो है उसको पूर्ण रूप से डचों को बाहर भेज दिया। अंग्रेजी की प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ बिठाया था? आपका सूरत में बैठाया था 1608 ईस्वी में। अब आगे देखते हैं तो आपका कह रहा है कि लुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट ने पूर्व व्यापार के लिए 1684 ईस्वी में एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण करवाया था, जिसका नाम इंडे सोरिंथलेंस रखा था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो फ्रांसीसियों का देखेंगे तो ये आपका कहाँ हुआ? सूरत में 1668 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना किया था। डेनमार्क वासियों का आगमन जो है वो कब होता है? 1616 ईस्वी में। 1620 में तमिलनाडु को ट्रैंकोबार नामक क्षेत्र में डेनमार्क वासियों ने व्यापारिक केंद्र खोला था। डेनमार्क जो है ये कहाँ आपका खोला था? तमिलनाडु के ट्रैंकोबार क्षेत्र में, वो भी 1620 में। तो यहाँ देखिएंगे आपका डेनमार्क का आगमन होता है 1616 में, लेकिन स्थापना होता है 4 साल बाद। 4 चौके 16, 4 4 का स्क्वायर है 2 बार, तो याद रखेंगे 4 चौके 16, 4 5 20, अर्थात 1620 में आपका हुआ स्थापना इन लोगों का। कहाँ खोला था भाई? ये ध्यान दीजिएगा। तो तमिलनाडु का क्षेत्र है आपका ट्रैंकोबार। आगे देखेंगे सिरनमपुर जो है ये डेनों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र आपका बनाया गया। और देखिए आगे 1731 में जो है वो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1731 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, जो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में संघर्ष होती रही, उसके बारे में थोड़ी सी देखते हैं यहाँ पर। वो हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी से प्रभावित था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किससे प्रभावित था? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी से प्रभावित था। अब देखिए यहाँ पर 1748 ईस्वी में हुई एक्स-लॉ-सैपल की संधि, ठीक है। एक्स-लॉ-सैपल की संधि द्वारा ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति की गई। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से 54 तक, जस्ट 1 साल बाद होता है और फिर आपका 5 सालों तक चला। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, इसलिए उसे वापस बुला लिया गया और उसके जगह पर गोडेहू, ठीक है, गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि होता है आगे 1755 में और इसके साथ आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1756 से 1763 तक। फिर आपका पहला में 1 साल का गैप, दूसरा में 2 साल का गैप और उसके बाद तीसरा स्टार्ट हो जाता है 54 के बाद आपका 56। माने ये लगातार संघर्ष होते रहा। यह युद्ध जो है आपका 1756 में शुरू हुआ और सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। ये भी सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था ये इन लोगों का मतलब बाहर का लड़ाई आकर भारत में भी देखने को मिलती थी। तो पेरिस की संधि होने के साथ ये भी जो हुआ समाप्त हो गया आपका ये युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। अब देखते हैं आगे। तो कह रहा है कि अंग्रेजी सेना ने 1760 ईस्वी में
सर आयरकुट के नेतृत्व में बांडीवास का लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया और इसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे लाली। तो लाली और आपका इधर आयरकुट के बीच में ये लड़ाई हुआ, कौन सा? बांडीवास का युद्ध बोल सकते हैं। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया यह युद्ध था। क्वेश्चन आते रहता है आपका कि ये जो है बांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1760 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट ने किया था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली द्वारा किया गया था। अंग्रेजों ने 1761 में पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया आपका, मैंने 60 में हारा, 61 में वो भी अपने अधिकार में ले लिया पांडिचेरी को भी। पेरिस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। अब आगे देखेंगे तो आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, ये इतिहास का बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ देखिए आते हैं हम लोग, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में आपका सर्वाधिक शक्तिशाली नौशक्ति अंग्रेजों की थी। विलियम डेक ने 1579 ईस्वी में पूर्वी क्षेत्र का भ्रमण किया था। 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से आपका भारत आया था। इस चीज़ को ध्यान देंगे एक चीज़। तो यहाँ देखिए ये जो है थल मार्ग से आने वाला जो था वो कौन था? ब्रिटिश यात्री आपका जॉन मिल्डन हॉल। कब आया था? 1599 ईस्वी में। ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, मतलब अंतिम दिन, 16वां सौ का अंतिम दिन 31 दिसंबर होता है, 31 दिसंबर को एक चार्टर प्रदान किया जिसके अनुसार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म या स्थापना कब हुई? तो 31 अगस्त 1600 ईस्वी को। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा आया था। जहांगीर ने हॉकिंस से प्रसन्न होकर उसे आगरा में बसने की अनुमति दे दिया और उसके साथ साथ 4000 का मनसब और जागीर भी प्रदान कर दिया उसको। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जो था वो आपका टॉमस स्मिथ हुआ। जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत जो थे कैप्टन हॉकिंस हुए तथा सर टॉमस रो। ठीक है, तो यहाँ दो आपका नाम देखने को मिलता है, क्वेश्चन आते रहता है आपका। देखेंगे कौन कौन आया था जहांगीर के दरबार में? आपका दो अंग्रेज आए, एक आपका कैप्टन हॉकिंस जो आपका 1609 में आया और एक आया सर टॉमस रो। सर टॉमस रो भी आया 1615 ईस्वी में। अब आगे देखेंगे तो मुंबई के गवर्नर गोराल्ड ऑगियार जो है ये मुंबई का वास्तविक संस्थापक था, अर्थात मुंबई के संस्थापक किसको माना जाता है? तो गेराल्ड ऑगियार को। ऑगियार ने तांबे और चांदी के सिक्के ढालने के लिए टकसाल की स्थापना की थी। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट कौन था आपका? चार्ल्स द्वितीय। उसका विवाह जो है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में मुंबई प्राप्त हुआ था। देखिए हुआ ये था कि पुर्तगाली तो अब यहाँ से कहानी ख़त्म था, तो सोचा कि भाई कुछ कर लिया जाए, वैवाहिक संबंध स्थापित करके, और उसको हारने के बजाय दहेज के रूप में उसको दे दिया। जो क्षेत्र था वो था आपका मुंबई का क्षेत्र, जिससे उन्होंने 10 पाउंड सोने के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। आगे देखेंगे तो 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से 3 गांव, कौन कौन था आपका 3 गांव? तो सुतानुती, कालीकाता और गोविंदपुर, इसकी जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और वो यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो फोर्ट विलियम का भी निर्माण यहाँ अंग्रेजों द्वारा किया गया। कालांतर में यही जो है कलकत्ता आपका कहलाया और इसकी नींव कौन रखा था? जॉब चार्नॉक ने। आगे है आपका पुर्तगाली यहाँ आगमन कब कब हुआ, जैसे हम लोगों ने देखा। तो सबसे पहले आपका पुर्तगालियों का आगमन हुआ 1498 में। उसके बाद अंग्रेजों का आगमन होता है 1600 में, डच का 1602 में, डेनिश का 1616 में। उसके बाद फ्रांसीसियों का आगमन 1664 में और अंतिम में होता है आपका स्वीडिशों का जो 1731 में आगमन होता है। आगे देखेंगे तो आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अब इन लोगों का क्या प्रभाव पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था पर? ब्रिटिश का जो शासन हुआ उसका देख लेते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ा था।
तो वारेन हेस्टिंगस जो है वो 1772 ईस्वी में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और भू राजस्व की वसूली के लिए आपका इराजेदारी प्रथा अर्थात फार्मिंग सिस्टम की, तो ध्यान दीजिएगा, इराजेदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था? वारेन हेस्टिंगस ने। या फिर फार्मिंग सिस्टम की शुरुआत किसने किया था? वारेन हेस्टिंगस ने 1772 में। इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कब किया गया था? तो इसी को 1772 में बोला जा सकता है। फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत राजस्व वसूली के जमीनें उसे दी जाती थी जो सबसे अधिक बोली लगाता था। तो अर्थात वो उसमें देखिए अब क्या हो गया, अंग्रेजों की फ़ायदा होने लगी, चूँकि इसमें जो है पैसे देने के लिए तो अब भारतीयों के पास बचा नहीं था उतना, तो ये जमींदारी जो है ले लेते थे और इसकी बोली जो है वो वसूली पर अर्थात राजस्व वसूली की जिम्मेदारी उसे दे दी जाती थी। अब देखिए क्लाइव के समय भू राजस्व की वार्षिक बंदोबस्त होता था जिसे हेस्टिंगस ने बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया था। कर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बनने के बाद 10 साला बंदोबस्त, फिर आपका कर्नवालिस जब बनता है तो 10 साल वाला व्यवस्था लाता है जो 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त में जाकर परिवर्तित हो गया। तो इसी का अस्थाई बंदोबस्त को ही बोला गया आपका इस्तमरारी बंदोबस्त। ठीक है, तो इस्तमरारी बंदोबस्त में परिवर्तित होता है आपका 1793 में। आगे देखेंगे तो अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का लगभग 19% हिस्सा आता था, अर्थात अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत एक बहुत बड़ा क्षेत्र आ गया जो भारत का लगभग 19% हिस्सा आता था, जिसमें आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस तथा कर्नाटक के क्षेत्र शामिल थे। आगे देखेंगे तो आपका कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत भू राजस्व की वसूली का अधिकार जमींदारों को दिया गया था, जिसमें आपका हिस्सा वसूली का 1/10 या 1/11 होती थी। तो अस्थाई बंदोबस्त में आपका जो कर लिया जाता था या वसूली होती थी 1/10 या 1/11 थी। 1792 ईस्वी में स्थापित अब रैयतवाड़ी होता है, तो रैयतवाड़ी का किसको माना जाता है? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। ठीक है, हालांकि मुनरो ज़्यादा तक देखने को मिलती है, लेकिन दोनों नाम याद रखना है हम लोगों को। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है आपका थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने 1792 में स्थापित किया था। सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था को कहाँ लागू किया था? आया हुआ क्वेश्चन है आपका, बारामहल जिले में लागू किया था। कहाँ पड़ा था आपका? तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। अभी देखेंगे तो यूरोपीय कंपनी जो है उसमें किसने कहाँ अपना स्थापित किया था? तो जैसे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ये सब चीज़, पुर्तगालियों का आपका 1502 में हुआ था, आया था आपका जीता क्षेत्र गोवा का आया कालीकट, लेकिन स्थापित किया कहाँ जाकर ये लोगों ने? कोचीन में आपका केरल में किया। उसी तरह से डच आपका 1605 में करता है मछलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। अंग्रेज भी आपका 1611 में मछलीपट्टनम में किया। डेनिश जो है वो ट्रावंकोर जो तंजौर का क्षेत्र है वहाँ किया, और फ्रांसीसी लोग आपका सूरत में 1668 ईस्वी में किया, गुजरात का क्षेत्र है। आगे देखेंगे तो यह व्यवस्था कह रहा है तमिलनाडु, मद्रास, मुंबई, असम, कुर्ग के कुछ हिस्सों में लागू हो गया। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है यह कितना हो गया आगे चलकर? ये आपका 51% लेने लगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, आगे देखेंगे तो आगे अब है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को अधिक लगान दिए जाने के विरुद्ध न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं थी। ऐसा नहीं कि टैक्स ले रहे हैं तो आप कोर्ट पहुंच जाएंगे। अगला है महलवाड़ी व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था का एक और हिस्सा है, जिसमें आपका भारत के कुल क्षेत्रफल का इसमें 30% हिस्सा पर लागू होता था। महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत दक्कन के कुछ जिले जो उत्तर भारत संयुक्त प्रांत कहलाता था, आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्से में महलवाड़ी व्यवस्था थी। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव देखेंगे तो मैकेंजी द्वारा लाया गया था 1819 ईस्वी में। औद्योगिकरण एवं धन की निकासी संबंधी विचारों को सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने उद्घाटित किया था। तारशंकर बंदोपाध्याय ने उपन्यास गण देवता में जजमानी प्रथा का वर्णन किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे गण देवता उपन्यास के लेखक कौन है? आपका ताराशंकर बंदोपाध्याय, जिसमें आपका जजमानी प्रथा का वर्णन मिलता है। आगे देखिए है आपका कवासजी नाना भाई ने 1854 ईस्वी में सर्वप्रथम सूती मिल की स्थापना मुंबई में किया था। 1855 ईस्वी में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा बंगाल के सिसरा में जूट मिल स्थापित किया था। तो यहाँ देखिए एक चीज़ जूट मिल के बारे में देख लेंगे, 1855 में जॉर्ज ऑकलैंड ने किया था। 1907 में
जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में किया था। जल विद्युत की शुरुआत जो है वो आपका सबसे पहले हुआ था 1898 में। क्वेश्चन पूछा गया है आपका, कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग में आपका हुआ था। किसके लिए? तो रोशनी प्रदान करने के लिए की गई थी। ठीक है। उसके बाद जो है स्वतंत्र भारत के बाद आता है आपका वो दक्षिण वाला जो आपका क्षेत्र है जहाँ से आपका बिजली का उत्पादन होता है, कौन सा है? कमेंट करके बताइएगा। दक्षिणी का है, दक्षिणी भारत में हुआ था। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले पूछेगा कहाँ आपका शुरुआत किया गया था जल विद्युत परियोजना, तो ये दार्जिलिंग में हुआ था। किस शहर में? दार्जिलिंग शहर में। ठीक, 1898 में। 1925 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया और उसी वर्ष दो निजी कंपनी, एक है ईस्ट इंडिया रेलवे और एक है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे की स्थापना की गई। आगे है आपका यूरोपीय कंपनियों का प्रमुख बस्तियाँ। ठीक है, तो पुर्तगाली जो था उसका कौन कौन सा क्षेत्र था, डच का कौन था, फ्रेंच का कौन था, ये सब देख लेते हैं। पुर्तगालियों का गोवा, दीवी, दमन, बसई, सेल आदि, मतलब पश्चिम तट से आपका पूर्वी तट पर आपका मुंबई, सैंथोम जो मद्रास के निकट है, और फिर आपका हुगली पर अधिकार। आगे देखेंगे तो डचों का रहा मछलीपट्टनम जो 1605 ईस्वी में पुलिकट, फिर आपका सूरत, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, वालासोर, नागपट्टनम, ये कोचीन सब क्षेत्र आपका किसके हाथ में रहा? डचों के हाथ में। आगे अंग्रेजों का जो है वो सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भदौच, बम्बई, मद्रास, हरिहरपुर, बालासोर, हुगली, पटना, कासिम बाजार, ये सब रहा। सूरत का देखेंगे तो आपका क्षेत्र रहा मछलीपट्टनम, फिर आपका सूरत, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी और चंद्रनगर। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि किस तरह से आपका प्रभाव था अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिशों का, ब्रिटिश शासन या बोल सकते हैं इसका। तो हम लोग इसी के साथ देखिए ये जो है आपका टॉपिक ब्रिटिश प्रभाव का यहाँ पर ख़त्म होता है अर्थव्यवस्था का। आगे हम लोग पढ़ेंगे बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार और उसके बाद हम लोग आंग्ल मैसूर संघर्ष। तो यहाँ पर हम लोग बंगाल और मैसूर का ये सब अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद,